अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी सेकंड वीक ऑफ होप टू स्किल बैच 2। थोड़ा सा एक आपको रीकैप दे दें, अभी तक हमने एआई के बारे में क्या पढ़ा है। एआई को हमने डिफ़ाइन किया था कि एआई इज़ द डिसिप्लिन जिसमें हम डिजिटल ब्रेन बनाने के तरीके पढ़ते हैं। ठीक है, डिजिटल ब्रेन बनाने के तरीके पढ़ने के लिए फिर हमने इसको और फॉर्मल किया था कि हम कंप्यूटर साइंस की मदद लेते हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। उसके बाद एआई में हमने दिखाया था आपको कि पहले एक पुरानी क्लासिकल एआई होती थी जिसमें हम सर्च और रूल बेस्ड सिस्टम से काम करते थे। उसके बाद फिर हमारे पास एआई की एक सब ब्रांच थी जिसमें हम मशीन लर्निंग जिसको कहते हैं। मशीन लर्निंग की ख़ास बात यह है कि इसे रूल्स नहीं चाहिए होते, ये प्रीवियस डेटा या प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे रूल्स खुद ही लर्न कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद हमने ब्रीफ सा आइडिया दिया था कि एमएल की एक सब ब्रांच है, डीप लर्निंग उसका नाम है। और डीप लर्निंग के ऊपर जैसे हम अब एक रीकैप दे रहे हैं, तो डीप लर्निंग के ऊपर हमारी इतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाई थी जिस तरह हम लोगों ने मशीन लर्निंग के सब टाइप्स के ऊपर डिस्कशन की थी। तो आज के एजेंडे में हमारे ये शामिल है कि हम डीप लर्निंग को ज़रा बेहतर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करें और बताएं, और आप लोगों का जो क्यूरियोसिटी है उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाएं, ताकि आप लोग भी फिर जाके मज़ीद आप लोगों डीप नॉलेज हासिल करें, मज़ीद सवालात आप लोगों के जहन में आए, और जितने सवाल आएंगे उतना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, अगर करेंगे और करेंगे तो फिर उतना ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन एमएल में फिर हमने देखा था कि एमएल को करने के डिफरेंट तरीके हैं, एमएल की जिसको हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, और उन ब्रांचेस में हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग है, फिर हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, और फिर हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इन ब्रांचेस को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो हमने आपसे डेटा के बारे में बात की थी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए आपको लेबल्ड डेटा चाहिए होता है। तो हमने एक्सप्लेन किया था कि लेबल्ड डाटा का मतलब है कि हमारे पास जो डाटा है उसके साथ उसका लेबल भी है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि आपके पास अगर बिल्ली की तस्वीर है तो साथ लिखा हुआ है बिल्ली, अगर आपके पास मंकी की तस्वीर है तो साथ लिखा हुआ है मंकी। तो इसे हम कहते हैं डाटा की लेबलिंग। अच्छा, डाटा की लेबलिंग मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इमेज की, लेकिन यही बात टेक्स्ट के लिए भी ट्रू है, यही बात स्पीच के लिए भी ट्रू है। टेक्स्ट की एग्जांपल, ये एक अच्छी किताब है, एक सेंटेंस है, मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये नहायत फजूल मूवी है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस हैं लेकिन दोनों को मैंने लेबल किया। सिमिलरली स्पीच को भी हम लेबल कर सकते हैं कि ऑडियो में कोई बंदा नेगेटिव बात कह रहा है तो वो नेगेटिव ऑडियो है, अगर ऑडियो में कोई बंदा पॉजिटिव बात कर रहा है तो वो पॉजिटिव ऑडियो। तो इस किस्म के डाटा को हम कहते हैं लेबल्ड डाटा। ठीक है, लेबल्ड डाटा की बेस पे हम जो एल्गोरिदम या जो मशीन लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं उसे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप ऑफ लर्निंग थी वो थी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की हमने सिर्फ एक टाइप आपके सामने प्रेजेंट की थी। मैंने आपको आलूओं की एग्जांपल दी थी, याद है कि हमारे पास एक बास्केट में बहुत सारे डिफरेंट साइज़ के पोटैटोज़ पड़े हुए हैं। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि ये बड़ा पोटैटो है, ये दरमियाना पोटैटो है, या छोटा पोटैटो। हम सिर्फ उनको उनके साइज़ के लिहाज से, मिलते जुलते साइज़ के लिहाज से अलग अलग करते जा रहे हैं, और आखिर में हमारे पास कुछ ढेरियाँ बन जाएंगी। एक ढेरी में बड़े पोटैटो होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, एक ही साइज़ के होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, फिर उससे छोटे होंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल थी। सिमिलरली ये हो सकता है कि मेरे पास जो बास्केट थी उसमें पोटैटो की जगह डिफरेंट वेजिटेबल होती, उसमें गाजरें होती, उसमें शलजम होते, उसमें पोटैटो होते, उसमें मूलियाँ होती। ठीक है, तो फिर मैं उनको सेग्रीगेट कर लेता। तो इस किस्म की जो क्लासिफिकेशन है इसमें हमारे पास लेबल्स नहीं होते, हमारे पास सिर्फ डाटा होता है, और हम डाटा के जो मिलती जुलती
सैम्पल्स हैं, ये नया लफ्ज़ मेरे ख्याल मैंने हम पहली बार बोला है ना, जो सैम्पल्स हैं, अच्छा ये सैम्पल्स और डाटा पॉइंट का लफ्ज़ जो है ये हम ज़रूर बोलेंगे, जो मिलते जुलते सैम्पल्स हैं उन्हें हम अलहदा कर लेते हैं। आप प्लीज़ कैरी ऑन करें। ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर बेसिकली जिस तरह से एक चीज़ हो रही है ना कि अनलेबल्ड डाटा हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप ये एक चीज़ को नोटिस करें कि लास्ट टाइम भी लेक्चर के अंदर इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन ये हुई थी कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो डाटा है वो लेबल्ड है, बट इन रियलिटी अगर आप देखें डाटा के ऊपर तो इतना ज़्यादा डाटा अब आजकल के दौर में जनरेट हो रहा है कि उसको लेबल करना ही हमारे लिए इम्पॉसिबल बात हो चुकी है कि हम इतने सारे डाटा को लेबल करें फिर उसके ऊपर जो है वो मॉडल ट्रेन करें। तो अब उस सिचुएशन के अंदर हमारी जो सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है सॉरी, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है इस तरीके से हम डाटा को सेग्रीगेट करते हैं विदाउट लेबलिंग द डाटा, और उसके ऊपर जो है वो मॉडल्स जो है वो अपने ट्रेन करते हैं ताकि हम इतने लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो यूटिलाइज कर सकें अपनी यूजिंग एआई। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप थी वो थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हारिस ने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप साइकिल सीखते हैं तो आप बार बार फेल होते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली ट्रायल एंड एरर से की जाने वाली लर्निंग है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई थी कि इसमें जो एआई का मॉडल है वो एजेंट होता है, उसको एजेंट कहते हैं। जैसे अब साइकिल चलाने के लिए मैं सीख रहा हूँ तो मैं पहली बार साइकिल पे जाऊँगा तो मैं एजेंट हूँ, मेरे पास कुछ एक्शंस हैं 2 या 3 या 4, मैंने देखना है कि कौन सा एक्शन करूं तो मैं कामयाब हो जाता हूं। मसलन पहली बार मैं साइकिल चलाऊंगा तो मैं पैडल मार सकता हूं या पैडल नहीं मार सकता, पैडल नहीं मारूंगा ठा करके गिरूंगा, चोट लगेगी, फेल हो गया। अगली बार मैं कहूँगा नहीं यार मैंने पैडल नहीं मारे थे, चोट लगी थी, इस बार मैं पैडल मारता, मैं पैडल मारूंगा लेकिन सामने स्टीयरिंग नहीं देखूंगा, वो किसी चीज़ में मारूंगा फिर गिरूंगा। अब मेरे पास सेट ऑफ एक्शन है, पैडल भी मारने हैं, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करना। सो आहिस्ता आहिस्ता एजेंट, मैं जो कि एजेंट है, जो कि एआई का मॉडल है, वो ट्रायल एंड एरर की बेस पे अपने एनवायरनमेंट से सीखता जाता है। क्यों सीखता है वो? क्योंकि वो चाहता है कि जो काम वो कर रहा है वो सक्सेसफुली करे। बिल्कुल। तो इसके लिए फिर हमने रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये बड़ी बेसिक सी हम आपको डिटेल बता रहे हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बड़ी मज़ेदार फील्ड है और इनफैक्ट ये वो फील्ड है जो AGI की तरफ हमें लेके जाएगी। बिल्कुल। तो ये ब्रीफ सा आइडिया था। अच्छा, एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो थी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सबको क्लियर है। आज हम फिर बात स्टार्ट करते हैं डीप लर्निंग की, जो कि सब ब्रांच है किसकी? मशीन लर्निंग। वेरी गुड। तो डीप लर्निंग सब ब्रांच है मशीन लर्निंग की। इसका मतलब है कि डीप लर्निंग में भी हम सुपरवाइज लर्निंग करेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग करेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग करेंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि डीप लर्निंग में हम ये सारे काम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने डीप लर्निंग पढ़नी है तो हारिस फिर हमें पहले न्यूरॉन और न्यूरल नेटवर्क का बेसिक सा आइडिया पता होना चाहिए। तो आपके सामने स्क्रीन पे 2 डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये नाम न्यूरल नेटवर्क कैसे पड़ा और ये न्यूरॉन क्या है? जितने भी जो बायोलॉजिस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो ब्रेन को, न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं, जो ब्रेन को स्टडी करते हैं, उन्होंने हमें बताया है कि हमारे ब्रेन में जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सारा बहुत सारे सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से होता है और उन सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि हम भी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को मिमिक करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि अगर बायोलॉजिकल न्यूरॉन है तो हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इंस्पायर होके बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर होके उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर बहुत सारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन इकट्ठे काम करके डिसीजन कर सकते हैं तो क्या बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी इकट्ठे काम करके डिसीजन कर सकते हैं?
तो ये बड़ी एक मज़ेदार सोच थी। अच्छा, ये सोच कब स्टार्ट हुई? 1960 में, 1960 में, आज से तकरीबन 65 साल पहले, जब मार्विन मिन्स्की एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने पहला जो न्यूरॉन था वो और पहला न्यूरल नेटवर्क था वो इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी हाइप क्रिएट हुई और फिर ये फेल हो गया, ये सिस्टम, ये चल नहीं सका। न्यूरल नेटवर्क की ख़ास बात ये है कि ये एग्जिस्ट तो 65 साल से कर रहे हैं, लेकिन इन पे एक टाइम पे इतना बुरा वक़्त आया कि MIT वालों ने इसको अपने AI के कोर्स से निकाल दिया कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए ठीक है, इसे होता कुछ नहीं। लेकिन उस वक़्त सिर्फ कुछ लोग थे जो इस पे रिसर्च कर रहे थे। वजह क्या है? वजह ये है कि न्यूरल नेटवर्क, अब हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो वो यूज़फुल काम करते हैं। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन अगर हम बनाएं तो वो भी मिलियंस ही होंगे। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के लिए तो हमें कंप्यूटर बहुत ताकतवर चाहिए, हमें डाटा बहुत सारा चाहिए, तो और हमें एल्गोरिदम अच्छे चाहिए। लेकिन 1960 में तो ना हमारे पास कंप्यूटर ज़्यादा थे, ताकतवर थे, ना हमारे पास डाटा ज़्यादा था, ना ही एल्गोरिदम बहुत अच्छे थे। तो ये लाजमी बात थी कि इन्होंने फेल हो जाना था, क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं आया था। तो एक चीज़ जो आपके ज़हन में हमेशा आ सकती है कि यार न्यूरल नेटवर्क तो 65 साल से हैं, तो अभी हर तरफ न्यूरल नेटवर्क क्यों हो रही है? क्योंकि अब हमारे पास वो 3 चीज़ें हैं जो न्यूरल नेटवर्क को कामयाब कर सकती हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? कंप्यूटेशन पावर, हमारे पास कंप्यूटर्स बहुत तेज़ी से काम करते हैं, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। और जब से ये सोशल मीडिया हमारे पास आया है, हम पेटाबाइट्स ऑफ डाटा जनरेट करते हैं, ठीक है। एक पेटाबाइट में मेरा ख्याल है कि 1024 टेराबाइट्स होते हैं, ठीक है। तो पेटाबाइट और एक्साबाइट, ये अगली हमारी जो ना स्टोरेज की यूनिट्स हैं, बहुत बड़े यूनिट हैं, और हम इतना डाटा जनरेट कर रहे हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि 60 साल में साइंटिस्ट ने एल्गोरिदम भी बेहतर किए, उन्होंने नए टाइप के आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाए, ठीक है ना। अब ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है सोचने में कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन तो एक सेल है, खुलिया है हमारे दिमाग में, वो खुलिया हम ला के कंप्यूटर में कैसे रखेंगे? है ना अजीब सा मसला। अस्सलाम वालेकुम। आइए वालेकुम अस्सलाम। से आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? तो मैं कहाँ बैठा हूँ और आज हम एक नए पेज पे लाइव हैं। मुझे शाम भाई को इंट्रोड्यूस तो नहीं कराना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम हिशाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब ठीक ठाक, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। The idea is not to interrupt the class here, but the idea is to have you guys explore another medium, which is my page. और जो लोग इस वक्त मेरे पेज से देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पता नहीं कितने महीने, जब तक ये पूरी क्लासेस हैं, हर रोज शाम को 7:30 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ओके, 7:30 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 7:30 बजे जनाबे आली ये चैंपियन और इनकी टीम मेरे पेज पे लाइव आएंगी। और आप इनके अपने मीडियम्स पे तो लाइव होंगे ही होंगे। इनको मैंने बताया कि जनाब अपने जो टाइटल है उसमें अपने पेज का लिंक लाजमी दिया करें ताकि लोगों को पता लगे। द आइडिया इज टू डाइवर्ट all the traffic I best possibly can to Irfan's way, and the reason is very simple. I have explored so many faces in the tech industry. Everybody knows के मैं recognize करवाता हूँ, मैं promote करवाता हूँ talent को। Irfan doesn't need any recognition, but moving forward, this has been ongoing in my mind for many weeks now कि अकलौता तरीका इरफान साहब को पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाने का, वो जो मेरी नक्स शकल में
समझ मुझे लगी वो यही है कि इनको एक्सेस दे दिया जाए अपने पेज का और ये यहाँ पे आए, और मूविंग फॉरवर्ड इनको बहुत सारे एक्सेस दिए जाएंगे ताकि ये, और आप लोगों को एआई से कहें एआई इज द फ्यूचर, और नहीं जी खुश रहिए, आबाद रहिए। और अब हर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इफ आई अंडरस्टूड हाँ जी, करेक्टली, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 7:30 बजे मलिक साहब अलॉन्ग विद डॉक्टर शहराज साहब। डॉक्टर साहब मैंने ऑन अ लाइटर नोट मैं रह नहीं सकता सर, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿ मतलब कोई कुर्सी नहीं देने ਤੁਹਾਨੂੰ? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये सीखा है कि अगर टीचर खुद अटेंटिव होके एफर्ट ना पुट कर रहा हो तो स्टूडेंट भी सो जाते हैं। तो ये मेरा स्टाइल है कि आप खड़े होके पढ़ाएं ताकि अगले को पता हो वो द गाय इज सीरियस इन डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू। कमाल है बैठेंगे जी, मैं ये यूजुअली हाँ जी हम इसी तरह करने की कोशिश करते हैं। सो एवरीबडी पर्पस ये है हमारा साथ बैठने का कि हो ये रहा है कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि एक तरफ से सक्सेस स्टोरी आती है कि ये पढ़ के किसी को फ़ायदा हुआ, और दूसरी तरफ से सवाल आता है कि सर हमें पता ही नहीं चला कि ये कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आप रीच को हम मैनेज करेंगे, लोगों तक पहुंचाएं। और मैं मिलने आया था, इशाम भाई के वाले साहब की तबीयत पूछने आया था मैं यहाँ पे, और उन्होंने मेरे सारा कुछ पूछा, तो आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। वी आर मोर पावरफुल नाउ इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हमें अब और बेहतर करना है और अच्छे तरीके से करना है। और मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, लाइव चैनल्स पे कहता हूँ और आज भी बोली है कि जब अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाहता है तो डायरेक्टली मदद नहीं आती, अपने बंदों को भेजता है वो आपके पास, और वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और ये हमारे साथ हर रोज हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि हम दिल से ये कर रहे हैं, ये दे रहे हैं। चाहे मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ से आगे पिंडी जाना है, फिर मीटिंग्स हैं, लेकिन आपका लेक्चर एक मिनट भी लेट नहीं हो और मैं भी यहाँ हूँ। तो अच्छी बात, आज तो मुझे पूरा सेटअप मिल गया, वरना मैं गाड़ी से ज्वाइन कर नहीं बल्कि बड़े, इफ आई कैन ऐड, अगर कहो तो मैं बता दूं, बड़ा परेशान था जवान कि शाम भाई वो मैंने ना 7:30 बजे लाइव जाना है। तो मैंने कहा ये ऐसा है कि हब में बैठ के बंदा ढूंढे कैमरे को और सिस्टम को। मैं यू गेट माय सिस्टम। फिर मैंने पूछा जी कब से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो कुछ लकली अल्लाह की तरफ से मुझे पता लगा जनाब कि ये दूसरी नशिस्त है, बैठक है आपकी। मैंने कहा इरफान मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा दुआएं दें। मैंने कहा वो दुआएं तो हमेशा से साथ हैं। तभी इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस मैं किसी से नहीं मिल रहा, लोग पैगाम कह रहे हैं कि जी मिलना है, बिकॉज मेरा सारा दिन अस्पताल में गुजरता है विद माई फादर। तो इरफान का जब मैसेज आया कल, तो मैंने कहा आप जिस वक्त आएंगे मैं आई विल कम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल बिकॉज आई वांट टू मीट यू इन माय ऑफिस। और दूसरी नशिस्त से ये आज पेज पे है, इसकी जिम्मेदारी प्रमोशन की पूरे पाकिस्तान तक जितनी मेरे में हिम्मत है मैंने अपनी टीम की जिम्मेदारी लगा दी है कि इसके अंदर से छोटी छोटी हिस्से निकाल के वो इंशाल्लाह चलाएंगे। तो अब अगर आप इरफान मलिक साहब को अगले कोई चंद आने वाले महीनों में देखें तो परेशान ना हो जाना, हाईजैक नहीं होया। एक्चुअली स्पेस इज टेकन ओवर बाय द वेरी राइट कैंडिडेट हु एक्चुअली डिजर्व्स दिस, ये मेरा ख्याल है। इंशाल्लाह इट्स अ टीम वर्क, सो लेट्स कीप गोइंग। थैंक यू इशाम भाई। आप कंटिन्यू करें सर, इंशाल्लाह, मुझे इजाजत दें। कॉन्सेप्ट ना टूटे। मैं असल में लाइव वो आना भूल गया था ना, तो मैं ऑन अ लाइटर नोट डॉक्टर शहराज, मैं बड़ा कोई परफ्यूम लालू क्या है, फिर मैंने याद है टीवी वाला लाइव है, दूसरा बंदे वाला लाइव नहीं है, ऐसे मेरा राइट। अच्छा थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। लेट्स गेट गोइंग। डॉक्टर साहब बायोलॉजिकल न्यूरॉन के आप एग्जांपल देते हैं, इसको शुरू करें, मैं जंप इन कर रहा हूं। आई एम हियर। बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो एक क्वेश्चन मैंने रेज किया था जो हर बच्चे के जहन में आता है, और जब मैं पढ़ रहा था मेरे जहन में आया था, यार ये हमारे दिमाग का सेल उठा के आपने कंप्यूटर में किस तरह रखा होगा? क्यों? वो भी न्यूरॉन है, कंप्यूटर में भी न्यूरॉन है। लेकिन फिर जब मैंने फर्दर पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार ये जो दिमाग का न्यूरॉन है ना, ये कंप्यूटर में नहीं जा सकता। सो हमने जो न्यूरॉन बनाए हैं कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए, वो सिर्फ छोटे छोटे मैथ के फंक्शंस हैं। बिल्कुल मैथ का फंक्शन अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। जैसे आप स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। आपने इनपुट दी 2, 4 बार आ गया, तो वो जो 2 को 4 कर रहा है वो एक फंक्शन है। तो स्क्वायर एक फंक्शन है। क्यूब 2 को 2⁻³ करके उसको 8 कर देता है। कोई भी n नंबर दें तो उसे n³ कर देता है, वो भी एक फंक्शन।
तो एक्चुअली जब मैं न्यूरॉन कहता हूँ, जब मैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन कहता हूँ, तो वो सारे इस तरह के छोटे मैथ के फंक्शन होंगे। एग्जैक्टली ये फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक न्यूरॉन जो इस वक्त डीप लर्निंग का सबसे पॉपुलर न्यूरॉन है, और आप हैरान हो जाएंगे, अच्छा यार ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। फ़र्ज़ करें मैं आपको दो नंबर देता हूँ, 0 और कोई और नंबर, और मैं कहता हूँ कि यार इनमें से जो बड़ा नंबर है ना वो मुझे वापस कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया 0 और 10, तो आप मुझे क्या वापस करेंगे उसमें से? 10। मैं आपको देता हूँ 0 या -2, तो आप मुझे क्या वापस करेंगे? 0। ये एक फंक्शन है। आपको पता है ये हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर न्यूरॉन है, और इसका नाम है रीलू। ठीक है, तो RELU, रीलू इज पॉपुलर न्यूरॉन इन द हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग, इज जस्ट अ मैक्स फंक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको न्यूरॉन की एग्जांपल दी, और मुझे यकीन है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दिमाग के जो अंदर न्यूरॉन है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन से फ़र्क होते हैं। हमने सिर्फ इंस्पिरेशन ली है कि अल्लाह ताला ने एक डिज़ाइन बनाया है दिमाग का जिसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन मिल के काम करते हैं, तो हम मिलियंस ऑफ मैक्स फंक्शंस को अगर मिल के काम करवाएं तो क्या वो भी कोई फ़ैसला कर सकते हैं? इट टर्न्ड आउट वो तो बड़े अच्छे फैसले कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास अब जब भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन आए तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि ये कोई मैथ का सादा सा फंक्शन है। इनफैक्ट आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये मैक्स फंक्शन है जो 2 नंबर लेता है और बड़ा नंबर वापस कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल न्यूरॉन है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि रीलू इज़ एक्चुअली एन न्यूरॉन जो कि सबसे पॉपुलर न्यूरॉन है डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। ओके, सो न्यूरॉन्स का हमें आइडिया हो गया। अब हमने न्यूरॉन्स को आगे न्यूरल नेटवर्क क्यों कहना शुरू कर दिया हारिस? देखें, न्यूरॉन का अगर आपको आइडिया हो गया तो उसके साथ आपको नेटवर्क का एक ये जो वर्ड है ना नेटवर्क, ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ें जिनको आपस में जोड़ दिया जाए, इंटरलिंक कर दिया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं कि हमने उनका एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। जस्ट लाइक योर इंटरनेट, कि आपकी तमाम डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो वो एक नेटवर्क डेवलप कर देती हैं, और जिसको ब्रॉडर लेवल पे जाके इंटरनेट जो है वो हम उसका नाम देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम न्यूरॉन्स को लें और बहुत सारे न्यूरॉन्स को पकड़ के आपस में जोड़ दें एक सीक्वेंस के साथ, और वो सीक्वेंस हमें एक आउटपुट जनरेट करके भी दे रहा हो, तो वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, क्योंकि वो न्यूरॉन्स की इंटरकनेक्शन की वजह से बना है। बिल्ड करनी पड़ेगी। आप टेक्निकल वो जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, वो एग्जैक्टली आप मैप नहीं कर पाओगे, बट वो लोग जो न्यूरल नेटवर्क से पहली दफ़ा कनेक्ट हो रहे हैं उनके माइंड में एक स्केच सा बन जाएगा जो ग्रेजुअली क्लियर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब ने जब बात की एक फंक्शन की, एक बेसिक फंक्शन की, वो क्या कर रहा था? वो एक काम कर रहा था, चाहे वो 1 और 1 को जमा कर रहा है या चाहे वो 2 नंबर में से आपको बता रहा है कि बड़ा नंबर कौन है। सो फंक्शन क्या, मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा। फंक्शन क्या है कि आप बहुत से काम, ऐसे काम जो आप बार बार कर रहे हो या बहुत से काम करते हो, आप एक फंक्शन को दे देते हो, वो आपके लिए काम करके आपको दे देता है। वो छोटा सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके लिए कुछ कर रहा है। मैं भी इसको सादा से ज्यादा तोड़ता जा रहा हूं। तो वो न्यूरॉन है, न्यूरॉन लेयर पे काम हो रहा है। ये वर्ड याद रखिएगा, न्यूरॉन कुछ ना कुछ कर रहा है आपके लिए। सो इसका मतलब है कि एक न्यूरॉन जब एक काम करेगा तो दूसरा न्यूरॉन अगर मिलके काम करेंगे तो वो उस काम के ऊपर काम करेगा, अगला काम वो करेगा। एक ये करेगा, अगला न्यूरॉन अगला काम करेगा, उससे अगला न्यूरॉन अगला काम करेगा। आप इसको ना रियल लाइफ में आप कहां देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, फुली फिट नहीं होगी बट यू गाइस कैन बिल्ड एन आइडिया। क्या आप एक ऑफिस का एनवायरनमेंट देखें, हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट देखें ना, तो उसमें अगर कोई एक एक्शन परफॉर्म होना होता है तो वो एक्शन बाज़ मल्टीपल लोगों से होके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिक्वेस्ट, हमने एक स्टेटमेंट जनरेट करनी है या ऑफिस का एक बताना है कि हमारे पूरे साल के क्या खर्चे हो, या हमने पूरे साल का बजट जनरेट करना है।
तो कुछ एक इंफॉर्मेशन मेरे तक आएगी, पास होगी, उसके अंदर वैल्यू ऐड करूंगा, मैं एज एक न्यूरॉन एक्ट करूंगा, अपनी इंफॉर्मेशन डालूंगा, आउटपुट दूंगा, मेरे अगले लेवल जाएगी, अकाउंट्स के पास जाएगी, अकाउंट्स उसके ऊपर कोई काम करेगा, एचआर के पास जाएगी, एचआर उसके ऊपर कोई काम करेगा। न्यूरॉन में ये सीक्वेंस होता है, लेकिन ऑफिसेज में सीक्वेंस भी हो सकता है, सीक्वेंस नहीं भी हो सकता, वो फ्लैट हायरार्की भी हो सकती है। सो हर स्टेज पे एक काम होता है और इवेंचुअली एक कंप्लीट आउटपुट निकलती है, और वो आउटपुट जो निकलती है आपके हर बंदे से वो कनेक्ट होकर आती है। सो जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, फिर हर बंदा अपनी जगह पे एडजस्ट भी कर सकता है। आगे डॉक्टर साहब अभी नोड्स की बात करेंगे, हम आगे जाके आगे वेट्स की बात करेंगे। वेट्स को आप ऐसे ले लें कि मेरे एक अकाउंटेंट ने, जो कि मेरे न्यूरल नेटवर्क का पार्ट था, उसने रिपोर्ट गलत निकाली, मैंने जाके उसको थोड़ा करेक्ट किया कि यार देखो तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो तुमने इस तरह से इसको परसीव करके इस तरह से आउटपुट देनी है। छोटा सा मैंने उसको हिंट दे दिया कि आपने काम ऐसे करना, अब उसका काम बेहतर हो गया सिर्फ एक नोट लेवल के ऊपर। तो ये मैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क से आज पहली दफा हो रहे हैं, क्योंकि तीसरे लेक्चर के अंदर न्यूरल नेटवर्क लेके आना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, नाम भी उसका लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि बेसिक में हमने ये नहीं किया। तो ये अब आपके सामने एक न्यूरल नेटवर्क है, इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी गौर तलब हैं और वो आपको हर न्यूरल नेटवर्क में नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली लेयर में इनपुट जा रही है, इसे हम इनपुट लेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दरमियान वाली लेयर है जो इनपुट लेयर से डाटा ले रही है, उस पर कुछ काम करके आगे भेज रही है। ये एक लेयर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। इन सब को हम कहते हैं हिडन लेयर या हिडन लेयर्स। और आखिर में हमारे पास एक लेयर होती है जो न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट देती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहा हूँ, वो बताए कि दिया हुआ इमेज बिल्ली का इमेज है या बिल्ली का इमेज नहीं है, तो आउटपुट लेयर मुझे बताएगी यस या नो। इनपुट लेयर पे मैं बिल्ली का इमेज दूंगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया, ठीक है। मैं इनपुट पे बिल्ली के इमेज दूंगा, आउटपुट मुझे बताएगी यस या नो। यस कि दिया हुआ इमेज बिल्ली का इमेज है, नो दिया हुआ इमेज बिल्ली का इमेज नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट वो चीज़ है जिधर से न्यूरल नेटवर्क अपना फैसला सुनाता है कि मुझे आपकी इनपुट से ये समझ में आई है बात, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके सामने है, ये न्यूरॉन्स को अरेंज करने का एक तरीका है। तो यानी कि ये एक टाइप का न्यूरल नेटवर्क है। इसी तरह न्यूरॉन्स को अरेंज करने के बहुत सारे तरीके, और वो सारे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, उनके डिफरेंट नाम हैं। जैसे आपके सामने जो इस वक्त स्लाइड पे न्यूरल नेटवर्क नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क या फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। नाम नहीं भी याद होता, डोंट वरी, बट याद रखने की बात यह है कि ये एक टाइप का न्यूरल नेटवर्क है। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स हैं, लेकिन ख़ास बात क्या होगी, उनमें न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, और वो न्यूरॉन मिल के कोई काम कर रहे होंगे, और वो आउटपुट के तौर पे आपको कुछ बता रहे हो। ये जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये हर न्यूरल नेटवर्क में आपको ज़रूर। कुछ क्वेश्चन में आंसर करता जाऊं कि ये डिपेंड करता है जिस तरह के हम टास्क करें, जिस फील्ड में, ये हम आपको बताएंगे कि कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स क्यों बढ़ाई जाती हैं। इनपुट नोड्स 3 जरूरी नहीं है कि हार्ड कोड इनपुट नोड्स 3 ही होंगे। आउटपुट नोड्स पॉसिबली कितने होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अभी ये जो एक छोटा सा सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क ये दिखाया है, उसकी वजह ये है कि जब हम आपको न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन बता रहे हों, या इन शॉर्ट आपको ये बताया जा रहा हो कि आपको पैसे कमा के कैसे देगा, आप इसमें करियर कैसे बनाएंगे, आप अमीर कैसे होंगे और आप गाड़ी कैसे खरीदेंगे, तो तब आपको एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा। फिर उसकी एप्लीकेशन से उसकी फील्ड को और ब्रांच को समझते हुए फिर हम आगे जाके इसके अंदर डाइव इन करेंगे। सो बी पेशेंट। ये जो लेयर्स हैं, ये सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए।
बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो अब हमें बेसिक सा आइडिया हो गया है कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो अब अगला सवाल ये है कि मैं इस न्यूरल नेटवर्क की स्टडी को डीप लर्निंग क्यों कहता हूँ? हमने इसको डीप लर्निंग कहा था ना। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम इसे न्यूरल नेटवर्क्स भी कह सकते थे, लेकिन जो लोग इस पे काम कर रहे थे ना, उन्होंने देखा कि जब वो न्यूरल नेटवर्क कह के फंडिंग अप्लाई करते हैं ना, तो कोई उन्हें पैसे नहीं देता। बड़ी सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूरल नेटवर्क तो 1960 से हैं और ये कुछ टाइम में इंतहाई फेल हुए। लोगों ने बड़े पैसे लगाए लेकिन कुछ नहीं निकला, फिर लोगों ने पैसे लगाए, कुछ नहीं निकला। तो रिसर्चर्स जो थे वो, उन्हें पता चल गया कि अगर हम कहेंगे ना हमने न्यूरल नेटवर्क में रिसर्च की है और ये चीज़ बनानी है, तो कोई उन्हें रिसर्च के पैसे नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको ना रीब्रांड करते हैं, इसको कोई नया नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि अब हम बड़े न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी और ये नेटवर्क डीप बन जाएंगे। डीप क्यों? इनपुट है, दरमियान में ज़्यादा हिडन लेयर है, फिर आउटपुट है। तो इसका मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान फासला ज़्यादा या डीप होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा चलो इसको डीप लर्निंग कहते हैं। ठीक, तो इसलिए इस डोमेन का नाम डीप लर्निंग है। और ये डीप लर्निंग एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क को रीब्रांड करने के लिए है, ताकि ये कोई इंटरेस्टिंग और नई फील्ड लगे और लोग इसमें फंडिंग ले सकें। जो कि जब उन्होंने रीब्रांड किया तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने उन्हें फंडिंग की और उसके बाद ये एआई रेवोल्यूशन आपके सामने। तो इट वाज एक्चुअली अ सक्सेस। करेक्ट कर दूं कि न्यूरल नेटवर्क इज नॉट ए डीप स्टडी ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग इज नॉट ए डीप स्टडी ऑफ मशीन लर्निंग, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि अगर किसी से पूछे ना कि मशीन लर्निंग क्या है तो सही डेफिनेशन होगी, और जब उनसे अगला सवाल किया जाएगा कि डीप लर्निंग क्या है तो वो कहेंगे डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग इज कॉल्ड डीप। No, it's not that thing. It is like कि मैं उसी ऑफिस की एग्जांपल दूंगा। अगर आपने गेट से लेके सीईओ तक बीच में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि किसी एक डिपार्टमेंट पे लोड ना जाए, प्लस इंफॉर्मेशन रिफाइन होके एंड तक पहुंचे। इसका प्योर मकसद जो था ना वो था इंफॉर्मेशन जो आउटपुट थी वो आपकी रिफाइन होके एक्चुअल जो आउटपुट है वो अच्छे से अच्छी आउटपुट निकले। उस लिए लेयर्स का जो मेजर था, देयर आर मेनी थिंग्स विल रीड दैट, लेकिन ये मल्टीपल लेयर्स को बस डीप लर्निंग कहते हैं, लेकिन डीप स्टडी को डीप लर्निंग नहीं कहते। अब अगला फ़र्क जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सेम काम करती है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क यूज़ करती है, क्या इसके अलावा भी दोनों में कोई फ़र्क है? तो इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है ना, उन्हें जब हमने डाटा देना होता है तो वो हर किस्म के डाटा पे काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मशीन लर्निंग के मैक्सिमम एल्गोरिदम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। याद है ना अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? टेक्स्ट, इमेज, स्पीच। आप जब कन्वेंशनल एमएल के एल्गोरिदम्स को अनस्ट्रक्चर्ड डाटा देंगे तो वो फेल हो जाएंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे। पहली बात, आप जब कन्वेंशनल एमएल के एल्गोरिदम को एक हद से ज़्यादा डाटा देंगे तो उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टार्ट के कुछ डाटा पे वो लर्न कर लेंगे अगर वो स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन उसके बाद आप जितना भी डाटा देंगे वो उसे लर्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाटा से लर्न कर ही नहीं सकते। उनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो एक हद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन से सीख ही नहीं सकते। यूँ समझ लें कि वो ज़रा को मेरी तरह के डंब से लोग हैं कि एक इन्फॉर्मेशन आ के उनके जेहन में आ गई ना, उसके बाद जो मर्जी बताई जाए उन्होंने नहीं समझ में। ठीक, लेकिन जो न्यूरल नेटवर्क है इनमें दो ख़ास बात है। एक तो ये कि ये हर किस्म के डाटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड डाटा को भी एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी मैं एक न्यूरल नेटवर्क को सेंटेंस भी दे सकता हूँ, मैं एक डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर पे बिल्ली का इमेज या कोई और तस्वीर भी दे सकता हूँ, और मैं एक डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर पे फ्रीक्वेंसी वाली वॉइसेस भी दे सकता हूँ। एक्सेप्ट कर लेंगे, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि जितनी ज़्यादा हिडन लेयर होंगी उतने ज़्यादा डाटा से ये ज़्यादा सीख सकेंगे। मैंने बताया था ना, कन्वेंशनल एमएल एक हद से ज़्यादा डाटा पे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। This is just an overview. Please understand everybody, क्योंकि हमें दो फ्लोस को कनेक्ट करना है और जितना भी कोर्स होगा ना थ्रू आउट इट विल बी अप एंड डाउन टाइप ऑफ अ थिंग। अगर न्यूरल नेटवर्क यहाँ से आपको नहीं समझ आएगा, आगे से समझ आएगा। इस वक्त सिर्फ एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। अगर आपको 20-30% भी समझ आए, एक वेक सा स्ट्रक्चर माइंड में बना है, तो वो बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम आगे क्लियर करेंगे। ओके जी, तो हमें कन्वेंशनल एमएल और डीप लर्निंग एमएल में थोड़ा सा फ़र्क पता चल गया कि कन्वेंशनल एमएल सिर्फ स्ट्रक्चर डाटा पे काम करती है, ज़्यादा डाटा से नहीं सीख सकती। डीप लर्निंग जो है वो हर किस्म के अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे भी काम कर सकती है, स्ट्रक्चर्ड पे भी कर सकती है, और जितना ज़्यादा डाटा होगा उससे उतना ज़्यादा वो सीख सकती है। ठीक है हारिस, कोई और फ़र्क जो हम बताना चाहें? बिल्कुल। एक तो कुछ मैं कमेंट्स देख रहा था, देखें ये चीज़ कहीं पे भी नहीं कही और ये कोई नहीं कह रहा कि एमएल के अंदर जो है वो हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ नहीं करते, डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों में न्यूरल नेटवर्क यूज़ होते हैं। डिफरेंस यहाँ पे आता है कि उनका जो डाटा है वो हम किस तरह का दे रहे हैं। मशीन लर्निंग के अंदर हम प्रोसेस डाटा देते हैं, जो हमने प्री प्रोसेस किया होता है ट्रेनिंग से पहले। ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें रिक्वायर्ड होती है कि आप डाटा को लेबल कर रहे हैं, आप उसको एनोटेट कर रहे हैं। एनोटेट एक नया लफ्ज़ हमने यूज़ कर लिया है कि लेबल की जगह हम एनोटेशन, डाटा एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम डाटा एनोटेट करके मॉडल को देते हैं जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क चल रहा है, लेकिन उसकी लेयर्स उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, लेयर्स कम होंगी, न्यूरॉन्स कम होंगे। लेकिन जब हम डीप लर्निंग पे आते हैं तो हम उसको, अभी सर ने आपको बताया जिस तरीके से कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, किसी भी किस्म का हम डाटा उसको दे देते हैं और बल्क क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में हम उसको देते हैं, और उसमें आपके सामने जो इमेज आपको नज़र आ रही है उसमें आपके पास न्यूरल नेटवर्क की जो लेयर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। ठीक है, दैट्स वाई उसका जो नाम है वो उसको उसकी स्ट्रक्चर पे रिफ्लेक्ट करता है कि डीप न्यूरल नेटवर्क से उसके अंदर जो लेयर्स हैं वो भी ज़्यादा होंगी। और ज़्यादा लेयर्स होने की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। बेसिकली मॉडल कर क्या रहा होता है, जो आप उसको डाटा देते हैं उसके अंदर से देख रहा होता है ये डाटा बेसिकली है क्या इसके अंदर। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं उसको जितना भी डाटा दे रहा हूँ ना इमेजेस का, वो मैं उसको ट्रीज़ की पिक्चर्स दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रीज़ की पिक्चर्स दे रहा हूँ। तो मशीन लर्निंग का जो केस होगा, इन केस ऑफ मशीन लर्निंग हम क्या करेंगे कि उस डाटा को, उस इमेज को लेबल करके देंगे कि ये ट्री की इमेज है, और कोई और दूसरी इमेज होगी तो उसको हम कहेंगे ये ट्री की इमेज नहीं है। लेकिन डीप लर्निंग के केस में हम उसको सारा ये डाटा दे देंगे एज इट इज़। अब उसकी लेयर्स खुद आइडेंटिफाई करेंगी कि ये एक स्ट्रक्चर है, किस किस्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और वो उसके अंदर से उसके सारे फीचर्स को खुद आइडेंटिफाई करेगा। तो डीप लर्निंग खुद फीचर्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये जो इमेज मुझे दी जा रही है ये किस चीज़ की इमेज है। ठीक है, लेकिन हारिस रन टाइम पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे पास आई है। ओके, फर्ज करें हमारे पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लोजअप कर लें। एक पे मैंने कुछ लाइंस लगाई हैं पेज पे और एक खाली पेज। मैं इस डाटा को मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा सा सेंटर, ये दोनों क्लासेस मिक्स हो गई। ठीक है, अब जब मैं इसको न्यूरल नेटवर्क से गुजारता हूँ तो पहली लेयर इसके थोड़े से बल सीधे करेगी, दूसरी लेयर इसके थोड़े से और बल सीधे करेगी, तीसरी थोड़े से और बल सीधे करेगी, चौथी और थोड़े से सीधे करेगी। और जब ये आउटपुट पे पहुंचेंगे तो वो बल काफ़ी सारे सीधे हो चुके होंगे, वो उनको अलग कर, दोनों क्लासेस ही अलग हो जाएंगी। दोनों क्लासेस अलग। अब इस डेटा के अंदर जितने ज्यादा बल होंगे, डॉक्टर साहब बाय द वे वेरी गुड एग्जांपल, इस पेपर के अंदर उन्होंने जितने इसको निचोड़ के इसके अंदर बल डाले हैं ना, पता नहीं किसके नोट्स खराब किए हैं ये तो मुझे नहीं परमिशन से लिए बल डाले हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क यू हैव गॉट। अब जितनी कम लेयर्स होंगी तो आउटपुट लेयर पे जब ये क्लासेस पहुंचेंगी वो मिंगल्ड होंगी और उनको अलग करना मुश्किल होगा, और अगर कर दिया गया अलग तो उसके अंदर एक्यूरेसी के इश्यूज आएंगे। Exactly. इसलिए आज के न्यूरल नेटवर्क जो बहुत सारी चीजें उसमें एक्यूरेसी जो है ना हैंडल हो गई हैं।
तो इस वजह से आप समझ लें स्टोरी बिल्डिंग, दिस इज व्हाई वी हैव सो मेनी लेयर्स और ये सारा कुछ हो रहा है उसके अंदर। जी, एक आपको असाइनमेंट ये मिली थी कि आपने अपने इर्द गिर्द की रियल वर्ल्ड लाइफ में से हमें एग्जांपल्स देनी है। किस चीज़ की एग्जांपल्स देनी है? तीनों टाइप्स, मशीन सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। लेकिन अगर आप ये 3 टाइप्स की रियल लाइफ एग्जांपल नहीं ढूंढ पा रहे तो चेक योरसेल्फ कि आपका अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही और वो मजा नहीं आएगा, आप एआई को रट्टा नहीं लगा सकते। ओके, सो अभी तक हमने बात की एआई क्या होती है, एमएल क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि एक ब्रीफ सी पिक्चर आपके जहन में बननी स्टार्ट हो गई होगी। ओके, अच्छा, अब अभी तक जो मैंने आपको एआई बताई है उस एआई को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बाय द वे? फ़र्क करना कि यार वो लंबा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो पोर है, वो रिच है, ये गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी बुरी है, ये मूवी अच्छी है, ये मूवी बुरी है, ये बुक आसान है, ये बुक मुश्किल है। दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो एआई की डिस्कशन की ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग भी, अनसुपरवाइज लर्निंग भी और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेकिन एआई की एक और टाइप भी है, उसे हम कहते हैं जेनरेटिव एआई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई और जेनरेटिव एआई। ठीक है, तो जेनरेटिव एआई में ख़ास बात यह है कि वो चीज़ों को अलग नहीं करती, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, वो सिर्फ नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करती। तो ये फ़र्क हमारे जहन में हमेशा रहना चाहिए कि हमारे पास 2 बड़ी टाइप्स हैं एआई की। डिस्क्रिमिनेटिव एआई, डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो है वो पैटर्न्स में डिस्क्रिमिनेशन करती है। जैसे हम क्लस्टरिंग कर रहे थे, जैसे हम कैट या नॉन कैट के इमेजेस में फ़र्क कर रहे थे, जैसे हम गिवन इमेज पता चला रहे थे कि ये बिल्ली का इमेज है या मंकी का इमेज है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन थी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई की एक और टाइप है जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करती, डेटा को अलग नहीं करती, बल्कि वो नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है। बिल्कुल, ठीक है, और उसे हम कहते हैं जेनरेटिव एआई। ठीक है, बच्चों ने ना डिफरेंट नाम भी सुने, जैसे उन्होंने एनएलपी का नाम सुना है, उन्होंने कंप्यूटर विजन का नाम सुना है, उन्होंने स्पीच रिकग्निशन का नाम सुना है। वो कहते हैं यार आपने ये हमें एमएल भी बता दिया, डीप लर्निंग भी बता दिया, लेकिन ये एनएलपी, कंप्यूटर विजन और स्पीच रिकग्निशन किधर फिट आती है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मेरा ख्याल है कि हम इस मसले को भी पहले हल कर लें कि यार ये क्या होता है। ये बड़ी आसान सी बात है बाय द वे। जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेचुरल लैंग्वेज यानी कि टेक्स्ट पे अप्लाई करें, मैं अप्लाई कह रहा हूँ, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, जनरेशन भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किस लिए करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेचुरल टेक्स्ट या नेचुरल लैंग्वेज पे अप्लाई करें तो उसे हम उस डिसिप्लिन को हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सबसेट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम वो डिजिटल ब्रेन बनाएंगे जो टेक्सचुअल लैंग्वेज के लिए बड़ा एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब मैं इसको दूसरी तरफ से, पहले कान ऐसे पकड़ा था, अब घुमा के पकड़ता हूं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो डोमेन है जिसमें हम टेक्सचुअल लैंग्वेज में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि एनएलपी तो काफ़ी हमें कुछ क्लियर होगी। तो इसका मतलब है कि अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक डोमेन है जो लैंग्वेज या रिटन लैंग्वेज पे काम करती है,
तो इमेजेस पे भी तो कोई ना कोई डोमेन होगी ना। बिल्कुल। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम वीडियो पे या इमेजेस पे अप्लाई करेंगे और उसके मेथड स्टडी करना चाहेंगे तो वो भी कोई अलग डोमेन होगी, वो भी कोई सबसेट ऑफ एआई होगा। बिल्कुल है, उसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो सबसेट है या वो ब्रांच भी कह सकते हैं आप उसको, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो तरीके स्टडी करते हैं जो विजन और वीडियो के मसले हल कर सकें। वो डिस्क्रिमिनेटिव भी हो सकते हैं, वो जेनरेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि कंप्यूटर विजन क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। तो अब मेरा हमारे ऑडियंस से भी और मेरे पास जो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे भी सवाल है, स्पीच प्रोसेसिंग क्या होगी? है ना? बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि रिटन लैंग्वेज पे आपने एआई अप्लाई की तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी बन गई। मैंने आपको बताया कि इमेजेस या वीडियो पे आपने एआई अप्लाई की तो कंप्यूटर विजन बन गया। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फिर स्पीच रिकग्निशन या स्पीच प्रोसेसिंग क्या होगा? थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर आपने ध्यान देना है, फोकस करना है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना है वर्ड्स को। डिस्क्रिमिनेट करना, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। तो आप लोगों को फौरन से पता चल जाएगा। अगर मैं स्पीच के ऊपर एआई अप्लाई करूं, क्योंकि स्पीच और टेक्स्ट में फ़र्क होता है ना। स्पीच में तो वेव लेंथ्स होती हैं, वॉइस होती है, वॉइस के सिग्नल्स होते हैं। उस पे अगर मैं एआई अप्लाई करूं या उस पे एआई के तरीके स्टडी करूं तो उसे मैं स्पीच रिकग्निशन कह सकता हूं ना, उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ना बड़ी एक मज़ेदार बात है। मैंने आपको 3 तरह के अनस्ट्रक्चर्ड डेटास बताए थे, याद है? आप नोट करें, ये तीनों डोमेन्स तीनों अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टडी करती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क से पहले कंप्यूटर्स वर रियली बैड एट अंडरस्टैंडिंग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। कंप्यूटर्स को समझ ही नहीं आती थी कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को डील कैसे करें। तो इसलिए ये नाम 2012 से पहले से चले आ रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त कुछ लोग कहते थे जी मैंने तो एआई के सिर्फ वही तरीके पढ़ने हैं जो रिटन टेक्स्ट पे या अल्फ़ाबेट पे अप्लाई होते हैं। तो वो सारे अपने जो काम था वो उन पे करता था और वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके होते थे। दूसरा साइंटिस्ट कहता था नहीं भाई, मैं तो वो तरीके पढ़ूंगा जो इमेज या वीडियो या इमेज टाइप के जो डाटा है ना उस पे अप्लाई होते हैं। वो बिल्कुल फ़र्क होते थे, वो एक डिफरेंट डोमेन कंप्यूटर विजन बन गई। और इसी तरह फिर स्पीच प्रोसेसिंग बन गई। वजह ये थी कि ये डाटा कंप्यूटर को समझ ही नहीं आता। इसलिए हम 2012 जो है ना उसको डिवाइड करते हैं कि ये प्री 2012 वर्ड कुछ और थी, पोस्ट 2012 वर्ड कुछ और है। क्योंकि 2012 में डीप न्यूरल नेटवर्क का वो पहला मॉडल आया था, जिसके बाद फिर ये एआई का एक एक्सप्लोजन हुआ। उस मॉडल का नाम था एलेक्सनेट बाय द वे, ठीक है, और वो था कंप्यूटर विजन का एक मॉडल। अब ये चीज़ों को या इन तीनों डोमेन्स को हम फ़र्क स्टडी तो करते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि इन तीनों डोमेन्स में डीप लर्निंग ही यूज़ होती है। तो एक्चुअली अब इन तीनों के दरमियान जो पहले फ़र्क हुआ करता था ना कि जी ये कंप्यूटर विजन है, ये एनएलपी है, ये स्पीच प्रोसेसिंग है, वो सॉर्ट ऑफ ख़त्म हो गया। नाम चूँकि पहले से चले आ रहे हैं, मतलब 50-60 साल से, इसलिए नाम अभी भी चले आ रहे हैं। लेकिन इन तीनों डोमेन्स में हम पढ़ते क्या हैं? डीप लर्निंग और उसके रिलेटेड चीज़ें कि वो उस डाटा को हम कैसे इस शक्ल में ले आएँ कि डीप लर्निंग उसको अच्छी तरह हमें अच्छे रिजल्ट दे।
तो ये 3 डोमेन्स जो हैं ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जब भी आप एआई की बात करेंगे तो आपको ये लफ्ज़ ज़रूर सुनने को मिलेगा, कंप्यूटर विजन या सीवी, एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या स्पीच प्रोसेसिंग। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कमेंट्स के अंदर भी, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो कि वो कहेंगे सर अब क्योंकि आगे सारी डीप लर्निंग है तो हमें डीप लर्निंग, क्योंकि हम जब मशीन लर्निंग पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमें कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, सर डीप लर्निंग क्यों नहीं पढ़ा रहे, कि मशीन लर्निंग तो पीछे रह गई है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। तो डीप लर्निंग पे जाने के लिए जो जितने सालों की रिसर्च साइंटिस्ट को लगी थी, तो आपको भी कुछ टाइम रिक्वायर्ड है कि आप स्टेप वाइज जाएं। मशीन लर्निंग की जितनी टाइप्स हैं, लेबल डाटा के साथ काम करें, उसके बाद जाके अनलेबल डाटा को हैंडल कैसे करना है, डीप लर्निंग होती क्या है, ये तो अभी आप हमारे मुंह से सुन रहे हैं ना, लेकिन जब करेंगे तो फिर एक डिफरेंट आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारा आज का टाइम शायद ख़त्म होने वाला है, तो हम कंक्लूड करते हैं। एक बेसिक्स आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आज हमने जो डिस्कस किया। स्टार्ट में मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया एआई की ब्रांचेस का, उसके बाद हमारी ज़्यादा डिस्कशन हुई कि न्यूरॉन क्या है। मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन हमारे ब्रेन में थे, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताए। हमने उससे इंस्पायर हो के फिर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए। फिर मैंने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन सिर्फ फंक्शंस हैं, मैथ के आसान सिंपल फंक्शंस को हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन जब हमें क्लियर हो गए कि ये मैथ के छोटे छोटे फंक्शंस हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि हम इन फंक्शंस को कैसे अरेंज करें कि इनका एक नेटवर्क बने जो कोई यूज़फुल काम करे, और उस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर एक न्यूरल नेटवर्क जो है आपको, बल्कि हारिस ने स्लाइड पे बड़ा प्यारा सा डाला हुआ था, तो हमने आपको बताया कि उसमें 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो ज़रूर होंगे। उसमें इनपुट की लेयर होगी जो इनपुट डाटा एक्सेप्ट करेगी, उसमें आउटपुट की लेयर होगी जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी, और दरमियान में उसमें एक या एक से ज़्यादा कुछ लेयर्स होंगी जो इनपुट को चेंज करेंगी। जैसे मैंने आपको ये कागज़ की एग्जांपल दी थी ना कि सारा डाटा मिक्स था, वो हिडन लेयर्स जो हैं वो उस इनपुट को ऐसे चेंज करेंगी कि आउटपुट लेयर जो है उसे पता चल जाए कि ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़। जितनी इनपुट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज़्यादा हिडन लेयर्स चाहिए होगी, जितनी इनपुट कम कॉम्प्लेक्स या कम मिक्स होगी उतनी कम हिडन लेयर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो लेकिन इट रियली आइडिया ये है कि इनपुट को एक अच्छी फॉर्म में लाने के लिए हिडन लेयर्स काम करती हैं ताकि आउटपुट लेयर आपको जवाब दे सके। तो न्यूरल नेटवर्क का बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि हमने अभी तक जो बात की थी वो डिस्क्रिमिनेटिव एआई की थी, जो पैटर्न्स में डिस्क्रिमिनेशन करती है, जो इमेजेस में बताती है कि ये एक टाइप का इमेज है, ये दूसरी टाइप का इमेज है, या एक पॉजिटिव सेंटेंस है या एक नेगेटिव सेंटेंस है। फिर हमने देखा कि एक और भी टाइप है एआई की जिसे हम जेनरेटिव एआई कहते हैं, और जेनरेटिव एआई क्रिएट करने पे ज़्यादा उसका फोकस होता है। हारिस ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जेनरेटिव एआई में डिस्क्रिमिनेटिव कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद होती हैं। उसके बाद फिर हमने एक डिस्कशन की कि 3 और भी लफ्ज़ आप ब्रांचेस में सुनेंगे एआई के। एनएलपी क्या होती है, कंप्यूटर विजन क्या होता है, और स्पीच प्रोसेसिंग या स्पीच रिकग्निशन क्या होती है। तो हमने देखा कि अगर आप एआई को इमेजेस पे अप्लाई करें तो वो कंप्यूटर विजन बन जाएगी, अगर एआई को रिटन लैंग्वेज पे अप्लाई करें तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बन जाएगी, एआई को अगर आप स्पीच या ऑडियो पे अप्लाई करेंगे तो वो स्पीच रिकग्निशन बन जाएगी। मीनवाइल बच्चे इसके ऊपर एक काम ये कर सकते हैं कि जनरेटिव एआई को, बाकी चीज़ें तो उन्होंने सुन ली हैं और देख ली हैं, उस पर तो वो सर्च करेंगे ही करेंगे। जनरेटिव एआई पे भी सर्च करें और मज़े के टूल्स ढूंढ के लाएं, चाहे आपको उनको इस्तेमाल करना ना आता हो, आप मतलब विजुअली उनको देख लें वो करता क्या है। वो इमेजेस पे काम करता है, वो टेक्स्ट पे काम करता है, वो एनएलपी की डोमेन से है, वो कंप्यूटर विजन की डोमेन से है,
वो स्पीच की डोमेन से है। तो आज का जो एजेंडा था हमारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आपका और टाइम नहीं लेते, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ जो एआई या दुनिया भी की कोई भी चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी है वो है परसिस्टेंस और पेशेंस। इसका मतलब पेशेंस का मतलब होता है सब्र और परसिस्टेंस का मतलब होता है लगे रहना। ओके जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।